तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे परावर्तन के नियम पर आधारित क्वेश्चन यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पर क्वेश्चन। तो भाई आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यानी आपतन कोण दे दिया है, आपतन कोण आई 60 डिग्री दे दिया है। कोई प्रकाश की किरण बाबू दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण आर का मान, विसर्पी कोण थीटा और विचलन कोण डेल्टा का मान निकालना है। तो देखिए जी, हमने एक समतल दर्पण बना दिया बाबू, ये समतल दर्पण हमने बना दिया एम डैश, मिरर है एम डैश। अब देखिए, प्रकाश की कोई किरण आई और बाबू ये प्रकाश की किरण आ रही है और इस अभिलंब के साथ, इस नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ ये प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतन कोण आई बराबर 60 डिग्री पर आपतित हुई और ये प्रकाश की किरण आई और 60 डिग्री पर आपतित हुई, तो ये दर्पण इसको परावर्तित करके वापस क्या करेगा, भेज देगा। तो हमको परावर्तन कोण निकालना है बाबू। आपतन कोण आई, अगर आपतन कोण आई 60 डिग्री है, आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा। हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण आर भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो पहला नंबर तो निकल ही गया। तो सबसे पहले परावर्तन कोण आर निकालना है बाबू। आपतन कोण आई दिया है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण आर भी होता है आई के बराबर, यानी ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो पहला तो हो गया। बी नंबर, थीटा, थीटा यानी विसर्पी कोण। और विसर्पी कोण किसको कहते हैं, ये जो किरण आ रही है, ये किरण दर्पण के साथ जितना कोण बनाती है उसी को विसर्पी कोण कहते हैं। विसर्पी कोण थीटा, ग्लांसिंग एंगल। तो ये दर्पण के साथ आपको अब विसर्पी कोण निकालना था। विसर्पी कोण मतलब आपतित किरण और दर्पण के बीच बना ये कोण बाबू, यही जो कोण दिख रहा है, ये कोण, यही विसर्पी कोण थीटा हमें क्या करना है, निकालना है। तो विसर्पी कोण थीटा इसी तरह निकल जाएगा। वैसे हम तो जान रहे हैं बाबू कि ये अभिलंब है ना, अभिलंब है, ये अगर 60 है, अगर ये 60 डिग्री कोण है, तो विसर्पी कोण तो दिख ही रहा है कि 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो इधर का 30 डिग्री होगा। अब विसर्पी कोण थीटा निकालेंगे बाबू। विसर्पी कोण थीटा का सूत्र होता है, जानते हैं, विसर्पी कोण थीटा बराबर 90 माइनस आई या 90 माइनस आर। तो 90 माइनस आई, आई है आपतन कोण, आपतन कोण कितना है बाबू, आपतन कोण आई कितना है यहाँ, 60 डिग्री। 90 में से 60 घटा दो तो विसर्पी कोण हो गया 30 डिग्री। तो हाँ जी, विसर्पी कोण थीटा हो गया 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण आर तो हमको निकल ही गया, आपतन कोण 60 था तो परावर्तन भी 60 हो गया, और विसर्पी इधर 60 था तो इधर विसर्पी हो गया 30। अब वो तीसरा का निकालना है विचलन कोण डेल्टा। सी नंबर, विचलन कोण। और हम तो जानबे करते हैं कि विचलन कोण डेल्टा जो होता है, विचलन कोण डेल्टा वो विसर्पी कोण थीटा का डबल होता है। डेल्टा बराबर 2 थीटा होता है। 2 तो 2 और बाबू थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 दूना 60, तो अपना विचलन कोण हो जाएगा डेल्टा बराबर 60 डिग्री। तो ये सारा क्वेश्चन निकल ही गया एकदम। इसको तो हम इतना बनाते भी नहीं, हम डायरेक्ट देख करके भी कर सकते थे। देख लीजिए कैसे हम देख करके डायरेक्ट इसको बना देते हैं। और क्वेश्चन तुम्हारा यही ना था जी, समझना। क्वेश्चन था कि एक दर्पण है, इस दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण आ रही है और 60 डिग्री के कोण पर पड़ रही है। ये अभिलंब है बाबू, अभिलंब के साथ ये किरण 60 डिग्री के आपतन कोण पर पड़ रही है और परावर्तित हो जाएगी, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपतन कोण आई दिया है, आई बराबर है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण आर कितना होगा, तो आर तो दिख ही रहा है 60 डिग्री। विसर्पी कोण, विसर्पी कोण मतलब ये वाला कोण बाबू, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है, अभिलंब में अगर ये 60 है तो विसर्पी कोण थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। विसर्पी कोण थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। अब विचलन कोण बाबू, एक बात बताओ, ये प्रकाश जो आ रहा है ये इस रेखा में आ रहा है, अगर दर्पण ना होता तो ये किरण, आने वाला प्रकाश इधर चला जाता, दर्पण नहीं होता तो किरण इधर चला जाता, लेकिन दर्पण के होने की वजह से किरण इधर नहीं गया, इधर नहीं गया, यहाँ से आके टकरा के छिटक के इधर चला गया, इधर चला गया है। ये किरण इधर से इधर चला गया, इधर चला गया, तो अपने ओरिजिनल दिशा से, अपने ओरिजिनल दिशा से इतने कोण से क्या हुआ है, मुड़ा है। यही कोण तो विचलन कोण भी तुमको निकालना था, डेल्टा। तो क्या हो जाएगा बाबू, अच्छा एक बात बताओ, ये 60 है तो इधर का क्या होगा, अभिलंब है ये,
ये 60 है तो इधर का 30 हो जाएगा ना जी, इधर हो जाएगा 30। और अगर इधर 30 है बाबू, ये 30 है तो सामने वाला भी हो जाएगा 30, तो ये वाला भी हो गया बाबू 30, और 30 और 30 मिला के ये 30 और ये 30 मिला करके कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो विचलन कोण बाबू हम इसी तरह देख करके ही कर देते 60 डिग्री। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला से बनाओ तब, या आप देख के बनाओ तब। बाबू सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है लंबवत आपतन के लिए, बाबू लंबवत आपतन को नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंट या नॉर्मल इंसिडेंस भी कहा जाता है। बाबू लंबवत आपतन के लिए, नॉर्मल इंसिडेंट के लिए, लंबवत आपतन के लिए परावर्तन कोण, विसर्पी कोण और विचलन कोण क्या होगा? ये समझने वाला चीज़ है बाबू। ये एक दर्पण है बाबू, एम डैश दर्पण है। अब इस पर लंबवत आपतन कब होगा? ये इस दर्पण पर हमने इस पॉइंट पर अभिलंब खींच दिया, दर्पण के इस बिंदु पर हमने अभिलंब खींच दिया। अब लंबवत आपतन किसको कहते हैं बाबू? इस तरफ प्रकाश की किरण आए तो ये तिरछा आपतन है, इसको ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछा, दर्पण पर तिरछा आपतन है, ऑब्लिक इंसिडेंस है। बाबू इस तरह भी आएगी तो ये भी ऑब्लिक इंसिडेंस है, इस तरह भी ऑब्लिक इंसिडेंस है, तिरछा आपतन, ये भी तिरछा आपतन है। और वो लंबवत आपतन मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल अब 90 डिग्री पर आए, प्रकाश की किरण एकदम 90 पर आए। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। अगर बाबू प्रकाश की किरण आपकी ठीक एकदम ऐसे नहीं आए, ऐसे नहीं आए, ऐसे नहीं आए, ऐसे नहीं आए, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल लंबवत आए, जैसे ही प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत पड़ेगी तो इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। और बाबू प्रकाश की किरण जब नॉर्मल इंसिडेंस करती है तो उसी दिशा में वापस लौट के चली जाती है ना जी। बहुत अच्छा, ये बात हम पहले सीखे। अच्छा, नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो आपतन कोण क्या होगा? ये देखिए बाबू, तिरछा इंसिडेंस हो, यहाँ पे इंसिडेंस हो तो आपतन कोण इतना रहेगा, ये वाला इंसिडेंस हो तो इतना रहेगा, इतना रहेगा, इतना रहेगा, इतना रहेगा, और लंबवत आपतन हो जाए तो आपतन कोण 0 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं। नॉर्मल इंसिडेंस समझे है ना बाबू? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण तिरछे नहीं आए, इस तरह नहीं आए, इस तरह नहीं आए, एकदम इसी दिशा में आ जाए, अभिलंब की दिशा में ही आ जाए, तो आपतन कोण घट के कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा, आपतन कोण घट के आई बराबर हो जाएगा 0। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई 0 होता है। तो वो पता तो चली गया कि नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आपतन कोण आई क्या होता है? 0। तो अब हम लोग को नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आपतन कोण आई 0 हो गया, तो आर निकाल दो, ए नंबर। अपवर्तन कोण आर, बाबू परावर्तन कोण आर क्या होता है? परावर्तन कोण आर बराबर होता है आई, और आई खुद कितना है? नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आई 0 होता है। अगर आई 0 होगा तो आर भी क्या हो जाएगा? 0। तो बोलो, लंबवत आपतन के लिए, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जब किरण लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण 0 होता है, तो परावर्तन कोण आर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बी नंबर, विसर्पी कोण थीटा कितना होगा था? थीटा बराबर 90 माइनस आई होता है। थीटा का सूत्र होता है 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई, आई कितना बाबू? 0। 90 में से 0 गया तो 90। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए विसर्पी कोण हो गया 90। सी नंबर, विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या होता है? डेल्टा बराबर होता है 2 थीटा। 2 और थीटा बाबू कितना है? विसर्पी कोण थीटा ऑलरेडी 90, 90 दूना 180, तो विचलन कोण बाबू यहाँ हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ना कि हाँ, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, लंबवत आपतन के लिए आर का मान, परावर्तन कोण आर 0, विसर्पी कोण 90 और बाबू विचलन कोण 180। थोड़ा सा हम इसको दिखाने का प्रयास करते हैं बेहतर ढंग से, तो थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से देखिएगा। भाई आप देखो, ये एम डैप समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर बाबू ये अभिलंब है,
और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण बाबू खुद उसी दिशा में आ जाए। प्रकाश की किरण खुद अभिलंब की दिशा में आए। अगर प्रकाश की किरण खुद अभिलंब की दिशा में आ जाएगा तो आपतन कोण घट करके, इस तरह आपतन कोण घट करके, अगर प्रकाश अभिलंब की दिशा में आए तो आपतन कोण घट करके जीरो। अगर आपतन कोण जीरो तो बाबू परावर्तन कोण भी जीरो हो जाएगा। यानी परावर्तन कोण जीरो मतलब प्रकाश की किरण अगर लंबवत आएगी तो परावर्तित होकर के लंबवत वापस चली जाएगी। तो अगर आपतन कोण आई जीरो तो परावर्तन कोण इधर परावर्तित थोड़ी होगी, इधर थोड़ी होगी, इधर थोड़ी होगी, उसी दिशा में परावर्तित होगी। तो आपतन कोण आई जीरो तो परावर्तन कोण आर भी जीरो। अब अगर इसी तरह अगर प्रकाश की किरण बाबू ऐसे आई और उसी दिशा में लौट गई तो परावर्तन कोण जीरो, आपतन कोण जीरो, लेकिन विसर्पी कोण मतलब ये वाला कोण कितना हो गया, विसर्पी कोण होगा। और आपतित किरण और दर्पण के बीच बना कोण विसर्पी कोण, तो इस समय विसर्पी कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और विचलन कोण क्या होगा, प्रकाश की किरण इधर ही आ रही है और इसी दिशा में विचलित होकर के चली जा रही है, इधर आ रही है और इधर ही चली गई, तो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने कोण से विचलित हो गई 180। तो विचलन कोण इसलिए 180 हो गया ये वाला। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए भाई अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर वो क्वेश्चन है कि लंबवत आपतन नहीं, अब विसर्पी आपतन के लिए, विसर्पी आपतन मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस या ग्लांसिंग इंसिडेंस। विसर्पी आपतन के लिए परावर्तन कोण, विसर्पी कोण और विचलन कोण का मान निकालें। बहु विसर्पी आपतन क्या होता है, हमने एक दर्पण ले लिया एम डैश। बाबू क्वेश्चन फिर सुनो, 3 नंबर क्वेश्चन है कि विसर्पी आपतन के लिए यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए परावर्तन कोण आर, विसर्पी कोण और विचलन कोण का मान निकालना है। बाबू एम डैश एक समतल दर्पण है। अब इस पर विसर्पी आपतन कैसे होगा। बाबू अगर प्रकाश की किरण इस तरह तिरछे गिरती है, तिरछे, तो कुछ न कुछ आपतन कोण होगा। अगर और ज़्यादा तिरछे गिरे, प्रकाश की किरण और दर्पण पर तिरछे गिरे और बाबू बिल्कुल प्रकाश की किरण दर्पण को छूते हुए गिरे तो इसको कहते हैं विसर्पी आपतन। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर छूते हुए, दर्पण को स्पर्श करते हुए गिरती है तो इसको हम कहते हैं विसर्पी आपतन। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेज करते हुए गिर रही है, ग्रेजिंग इंसिडेंस इस तरह जाए और इस तरह जाती है तो वो सीधे ही निकल जाती है। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए आपतन कोण कितना होगा, इतना तो होगा नहीं, इतना तो होगा नहीं, इतना तो होगा नहीं, बिल्कुल एकदम दर्पण को टच करते हुए जाएगी। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए आपतन कोण 90 हो जाएगा। आपतन कोण आई बराबर 90, आपतन कोण 90 तो परावर्तन कोण भी आर भी 90 हो जाएगा। अच्छा परावर्तन कोण 90 बाबू, तो इधर कोई बचा ही नहीं, तो इधर विसर्पी कोण कितना हो जाता है, थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। और बाबू प्रकाश की किरण में कोई विचलन हुआ ही नहीं, सीधे का सीधे ये निकल गए, तो विसर्पी जीरो तो विचलन भी जीरो। तो चलो बाबू विसर्पी आपतन को कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। बाबू विसर्पी आपतन के लिए, ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए आपतन कोण आई कितना होगा 90 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए आपतन कोण आई 90 डिग्री होगा। तो चलो आपको ए नंबर निकालो। ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए बाबू आई अगर 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण आर कितना होगा, परावर्तन कोण आर बराबर होता है आपतन कोण आई, और आई खुद क्या है, आई ऑलरेडी 90 है, तो आर भी क्या होगा 90, आर भी हो गया बाबू 90 डिग्री। बी नंबर विसर्पी कोण थीटा, विसर्पी कोण थीटा बराबर होता है बाबू 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई, आई कितना है बाबू, आई है यहाँ पे 90, 90 में से 90 जीरो, तो बाबू यहाँ पे विसर्पी कोण 0 डिग्री हो गया। अब विचलन कोण सी नंबर निकालिए, विचलन कोण डेल्टा बराबर होता है विसर्पी कोण का डबल, विसर्पी कोण थीटा खुद 0 है, 0 का डबल करेंगे तो 0, विचलन कोण भी बाबू यहाँ पे इस स्थिति में हो जाएगा 0। ओके ठीक है। अब देखेंगे बाबू हम लोग अपना 4 नंबर क्वेश्चन।
4 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे के बाबू फिगर में दर्पणों के बीच का कोण यानी एंगल को निकालें। दर्पणों के बीच का एंगल बाबू, यहाँ पे पहला दर्पण है M1, ये वाला पहला समतल दर्पण है M1, इस तरह डॉटेड दे के बढ़ा दिए। और बाबू ये दूसरा समतल दर्पण है M2। दो दर्पण हैं M1 और M2, M1 M2 दो दर्पण हैं, इन्हीं के बीच का कोण थीटा क्या करना है, निकालना है। कह रहे हैं कि M1 M2 दो दर्पण हैं, दोनों के बीच का कोण थीटा हमें क्या करना है, निकाल देना है। बाबू यहाँ पे देखो तो प्रकाश की ये किरण जो आ रही है इस M1 वाले दर्पण के समानांतर आ रही है और दूसरे दर्पण M2 पर पड़ रही है, और फिर रिफ्लेक्ट होकर के जब ये M1 पहले वाले दर्पण M1 पर आ रही है ये किरण, तो फिर जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये दूसरे M2 के समानांतर रिफ्लेक्ट होकर के ये वाली किरण ये इधर चल जा रही है। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे कहा जाता है कि दो दर्पण M1 और M2 एक दूसरे से कुछ कोण पर झुके हुए हैं। अब कोई ये प्रकाश की किरण पहले दर्पण M1 के समानांतर दूसरे दर्पण पर आपतित होती है और फिर परावर्तन के बाद पहले दर्पण पर जाती है, और पहले दर्पण से परावर्तन के बाद, पहले M1 से परावर्तन के बाद बाबू दूसरे दर्पण के समानांतर निकल जाती है। तो दोनों दर्पणों के बीच का कोण हमें निकाल देना है। अच्छा बाबू, एक छोटा सा बात बताओ, अगर हम लोग ध्यान दें कि अगर मान ले कि ये कोण अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा है, ये थीटा है, ये वाला कोण बाबू थीटा कह देते हैं, या चलो अल्फा ही कह दे, बेहतर रहेगा। मान लेते हैं बाबू ये वाला कोण अल्फा है, तो ये वाला भी कोण क्या होगा, अल्फा होगा। क्यों, हम जानते हैं बाबू कि दर्पण पर कभी भी कोई प्रकाश की किरण पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, दर्पण पर कभी भी रिफ्लेक्शन होता है, कभी भी ऐसे रिफ्लेक्शन होता है तो इधर और इधर का विसर्पी कोण दर्पण से सेम होता है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण आई है और रिफ्लेक्ट हुई है, तो इधर का विसर्पी कोण और इधर का सेम होगा, तो ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा। बहुत बढ़िया, ये भी अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया। अच्छा बाबू, एक छोटा सा और भी बात पूछेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देगा। ये रेखा और ये दर्पण एक दूसरे के समानांतर है, ये और ये एक दूसरे के समानांतर है, तो ये अगर अल्फ़ा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। अच्छा, ये अल्फ़ा होगा बाबू तो ये वाला भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा। बहुत अच्छा, और थोड़ा सा समझदारी है तो ये अल्फ़ा है, अच्छा ये अल्फ़ा है तो ये वाला भी क्या होगा, अल्फ़ा। तो जिसको हम थीटा माने बाबू, वो थीटा ना मान के हम उसको क्या मान ले, अल्फ़ा। क्या कहें आप लोग, फिर से देख लीजिए। हमने मान लिए बाबू, कह रहा है कि दोनों दर्पण M1 और M2 दोनों के बीच का कोण ये थीटा, तुम्हें क्या करना है, यही कोण थीटा निकालना है। हमने ये कोण मान लिया बाबू, ये अल्फ़ा है तो ये वाला भी अल्फ़ा, और फिर यह और यह समानांतर है, ये समानांतर है बाबू, तो देखने ही में लग जा रहा है कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा होगा तो ये भी अल्फ़ा होगा। और ये बताइए, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है और इसको त्रिअक्षेदी रेखा काट रही है, तो ये बाबू अल्फ़ा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, तीनों अल्फ़ा मिला करके 180 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बराबर 180, तो 3 अल्फ़ा बराबर 180, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा बाबू 60 डिग्री, यानी अल्फ़ा पता चल गया। यह अल्फ़ा हमको पता चल गया कि अल्फ़ा कितना हो गया, 60। यही तो अल्फ़ा थीटा है अपना, तो दोनों के बीच का कोण बाबू थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ओके, चलो ये समझ में आया होगा। अब देखिए बाबू, ये जो चौथा क्वेश्चन है, सॉरी बी नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये डेविएशन वाला क्वेश्चन है। ये तो एकदम सिंपल तरीके से भी बनाया जा सकता है, बट इसको देखिए बनाते हैं। स्किप कर देना ही बेहतर है, बट स्किप करेंगे तो आप कहोगे कि सर नहीं बनाए, इसलिए स्किप नहीं करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं देना चाहिए था बाबू। यहाँ पे ये एक दर्पण है जिसका नाम है M1, और बाबू ये एक दर्पण है जिसका नाम है M2। M1 M2 दो दर्पण है, M1 और M2 दो दर्पण है, दोनों के बीच का ये वाला कोण हमें क्या करना है, थीटा हमें निकाल देना है कि क्या होगा।
अब बाबू कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस वाले दर्पण पर पड़ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद से इस वाले दर्पण पर पड़ रही है और फिर से अपने पैरेलल टू इटसेल्फ निकल जा रही है। यानी बाबू देखो तो इस दर्पण में, इस किरण में विचलन कितना हुआ है, 180 का है, क्योंकि आ रही थी इसी दिशा में और इसी के पैरेलल उल्टा चली गई, इसी के पैरेलल उल्टा चली गई, इसी के समानांतर होकर के उल्टा चली गई। यानी बाबू इसमें जो विचलन आया वह कितने का आया, 180 डिग्री। इस किरण में नेट विचलन, दोनों दर्पणों के कारण नेट विचलन बाबू 180 डिग्री का था। तो चलो पहले हम M2 दर्पण पर, बाबू इस वाले दर्पण पर हमने अभिलंब डाला, इस वाले पर अभिलंब डाल दिए। मान लिए कि इस वाले दर्पण के लिए आपतन कोण है I1। अगर आपतन कोण I1 है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, I1 ही होगा। बाबू ये I1 होगा तो चूंकि ये अभिलंब है, ये I1 होगा तो इधर का 90 माइनस I1 होगा, 90 माइनस I1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, प्रकाश की किरण आ रही थी इस वाले दर्पण पर, तो हमने अभिलंब खींच दिया और ये आपतन कोण I1 माना, तो परावर्तन कोण भी, क्यों, प्रकाश की किरण आई और रिफ्लेक्ट हो गई तो आपतन कोण I1 तो परावर्तन कोण I1, ये I1 है बाबू, तो इधर होगा 90 माइनस I1। बहुत बढ़िया, क्योंकि 90 में से I1 घट जाएगा तो 90 माइनस I1। उसी तरह बाबू अब हम इधर अगर ले लें, इस वाले दर्पण पर अगर हम अभिलंब डाल दें, इस तरह नॉर्मल खींच दें, इस तरह अभिलंब डाल दें हम लोग, तो ये किरण तो इधर से आ रही है ना, ये किरण इधर से आ रही है, इधर गई, तो ये अगर आपतन कोण हम I2 मानते हैं, ये वाले एंगल को हम I2 माने, आपतन कोण I2 तो परावर्तन कोण भी I2 ही होगा। और इधर का क्या हो जाएगा, इधर का एंगल जो बचा हुआ होगा 90 माइनस I2 हो जाएगा। अब देखिए हमको तो पता चल गया भाई। अच्छा, इस वाले दर्पण पर M2 दर्पण पर बाबू, M2 वाले दर्पण पर आपतन कोण कितना है I1 और M1 वाले दर्पण पर आपतन कोण है I2, ये आपतन कोण है जी। तो चलो यहाँ पे ये देखा जाए कि ये किरण बाबू, ये जो किरण आ रही है इसमें नेट विचलन कितना है 180 का, क्योंकि जिस दिशा में आ रही है उसी के उल्टा लौट जा रही है। तो ये किरण, इस किरण में नेट विचलन डेल्टा नेट विचलन किरण में डेल्टा नेट क्या है 180 का है, क्योंकि जिस दिशा में आई उसी दिशा के उल्टे वापस लौट के चली गई, तो नेट विचलन तो 180 का है, हटा दे रहे हैं उसको। तो बाबू नेट विचलन यहाँ पे जो पैदा हुआ है वो दो दर्पणों के कारण हुआ है। M2 के कारण हुआ है पहला विचलन डेल्टा 1 और दूसरे के कारण, दूसरे दर्पण के कारण डेल्टा 2। तो नेट विचलन डेल्टा नेट को लिख सकते हैं, पहले के कारण विचलन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 180। डेल्टा 1 है पहले दर्पण का विचलन, तो पहले के कारण विचलन, विचलन डेल्टा का फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2i। तो 180 माइनस 2i नहीं कि 2i1, क्योंकि इस वाले दर्पण पर आपतन कोण कितना है I1। पहले दर्पण पर विचलन कोण डेल्टा 1 होगा 180 माइनस 2i1 और प्लस डेल्टा 2 दूसरे दर्पण पर विचलन, दूसरे दर्पण पर विचलन डेल्टा 2 रो 180 माइनस 2i, तो 180 माइनस 2i1 नहीं 2i2 बराबर हो गया बाबू 180 डिग्री। अब बताइए, थोड़ा सा हम कोष्ट खोल दे, 180 माइनस 2i1 प्लस 180 माइनस 2i2 और बराबर 180, तो ये कट जाएगा, तो बाबू 180 इज इक्वल टू ये 2i1 और 2i2 उधर चला जाएगा, 2 कमन लेके i1 प्लस i2, नहीं जी 2 कटा देंगे, ये हो जाएगा 90, तो i1 प्लस i2 बराबर हो जाएगा बाबू 90 डिग्री। i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत अच्छा, i1 प्लस i2 हो गया बाबू 90 डिग्री। अब एक छोटा सा बात यहाँ पे देख लिया जाए, हम जो त्रिभुज बाबू जो लिए हैं उसकी अब बात करें, कौन सा त्रिभुज है जिसको हम रंग रहे हैं, ठीक है बाबू, ये जो त्रिभुज जो रंग रहे हैं हम, इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। इट्स आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाबू जो हम डॉटेड किए हैं इसमें तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो पहला कोण क्या है, ये वाला पहला कोण कितना है थीटा, जिसे हमें निकालना है थीटा, प्लस दूसरा कोण कितना है बाबू, ये वाला कोण, ये वाला है 90 माइनस I1, 90 माइनस I1 प्लस तीसरा कोण
कितना बाबू इस त्रिभुज में जो रंग है 90 माइनस आई टू, 90 माइनस आई टू इज इक्वल टू 180। बहुत अच्छा। तो बाबू थीटा प्लस 90 और 90 मिलके 180, थीटा प्लस 90 90 180 और माइनस 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 दोनों जगह से कॉमन करके I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 180। अब बाबू हम क्या करें ये देखो, बोलो 180 से 180 तो कट जाएगा ना जी, 180 180 कट जाएगा। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये अगर इधर जाएं हम लोग तो थीटा बराबर हो जाएगा बाबू माइनस I1 प्लस I2 है तो उधर जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और बाबू I1 प्लस I2 का मान कितना है, I1 प्लस I2 का मान ऑलरेडी है 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा का मान 90 आया, इसका मतलब क्या है, यानी दोनों दर्पण के बीच का जो कोण है वो थीटा कितना है बाबू, वो दोनों दर्पण के बीच का जो कोण हम बार बार कह रहे थे ये वाला थीटा है 90 डिग्री। दर्पण ऐसे नहीं झुके हैं, दर्पण बिल्कुल लंबवत है, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर। बाबू सी नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे दर्पण के बीच का कोण थीटा हमको निकाल देना है। यहाँ पे बाबू ये वाला पहला दर्पण है M1 और ये दूसरा दर्पण है M2, ये वाला M1 है और ये वाला M2 है, दोनों दर्पणों के बीच का ये वाला कोण थीटा हमें क्या करना है, निकालना है। बोलो इस वाले पहले दर्पण पर प्रकाश की किरण बाबू आके पड़ रही है 30 पर, आके किरण पड़ी 30 पर, आपतन कोण 30 होगा तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा 30 होगा। बाबू ये 30 होगा तो इधर का जो बचा हुआ कोण अभिलंब के कारण 60 हो जाएगा। अरे यार ये अभिलंब है ना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपतन 30 है तो परावर्तन 30, परावर्तन 30 तो इधर क्या होएगा 60 हो जाएगा। अच्छा बाबू लेकिन एक विशेषता है कि प्रकाश की किरण आ रही है इस दर्पण पर पड़ रही है, परावर्तन के बाद जब यहाँ पे जा रही है ना तो यहाँ से वापस लौट के चली आ रही है। वापस लौट के कब आएगी, जब 90 डिग्री पर पड़ेगी तब। तो यहाँ पे वापस लौट के आ गई, यानी यहाँ पे प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही है तभी तो वापस लौट के आ गई और इसी दिशा में इस रास्ते से चली गई। नहीं जी। अब बोलो यहाँ पे आपतन 30 है तो परावर्तन 30, इधर बचा हुआ 60 और यहाँ चूँकि लौट के आ रही है तो ये 90, तो ये 60 है ये 90 है, तो इधर का थीटा कितना होगा ये कोण, तो लग ही रहा है कि इस त्रिभुज में बाबू 90 इस त्रिभुज में जो कोण होता है तीनों कोण मिला के 180 होता है, तो ये 90 है ये 60 है तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री होना ही होना है। यानी 90 प्लस थीटा सॉरी 90 प्लस 60 प्लस थीटा, 90 प्लस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, 9 6 15 150 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा इज इक्वल टू 180 में से 150 जाएगा 30 डिग्री। डायरेक्ट हमको मिल गया कि हाँ यहाँ पे बाबू जो कोण बन रहा है दोनों दर्पणों के बीच का वो 30 डिग्री होगा। बाबू अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन। और डी नंबर क्वेश्चन है कि पहला दर्पण है बाबू M1, ये दूसरा दर्पण है M2। M1 और M2 दो दर्पण जो हैं, M1 और M2 दो दर्पण हैं, इन्हीं के बीच का कोण निकालना है कि इनके बीच का कोण क्या होगा। बाबू ये दोनों तो सटे नहीं हैं, M1 ऐसे है लेकिन M2 ऐसे है, दोनों सटे नहीं है बल्कि हटे हैं, तो दोनों के बीच कोण किस तरह बनेगा, बनेगा जरूर बनेगा। भले M1 ये है भले M2 ये है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बाबू दोनों के बीच कोण बन रहा है। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें और इस दर्पण को भी आगे बढ़ा दें तो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, और जहाँ मिलेंगे तो वहाँ काटेंगे तो यहाँ पे कोण बनेगा। यही कोण दोनों दर्पणों के बीच का कोण हमें निकालना है, अल्फा का मान। ठीक है, थीटा कह दो, अल्फा कह दो, गामा कह दो, कुछ भी कह दो। बाबू एक बहुत अच्छा बात दिया है कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण पड़ रही है यहाँ पे 45 डिग्री के ये प्रकाश की किरण आई है बाबू और आ करके पड़ी है, और अभिलंब के साथ 45 डिग्री के कोण पर आकर के पड़ी है। परावर्तित हुई होगी 45 पर, लेकिन परावर्तित होकर के जब यहाँ पे जा रही है तो ये वाले दर्पण दिख रहा है हमें कि इस वाले दर्पण की पैरेलल में निकल गई है, समानांतर में निकल गई है। क्वेश्चन समझिएगा
फिगर में M1 और M2 दोनों दर्पणों के बीच का कोण निकालें। फिगर में M1 और M2 दोनों दर्पणों के बीच का कोण निकालें। दोनों दर्पण हट के है बाबू, अलग अलग है, लेकिन हम इसको बढ़ाए हैं, इसको भी बढ़ाए हैं, तो दोनों दर्पणों के बीच का कोण अल्फा हमें क्या करना था, निकालना है। बस प्रकाश की किरण इस बाबू पहले दर्पण M1 पर 45 डिग्री के कोण पर आई है, परावर्तित होकर के दूसरे पर गई है, लेकिन दूसरे से जब रिफ्लेक्ट हुई है तो पहले वाले मिरर के क्या हुई है, पहले दर्पण के समानांतर निकल गई है। बस हमको ये बस आप बताइए ये कोण कितना है। कलर चेंज कर दें। हमको आप ये बताओ बाबू, ये वाला कोण कितना है। ये कोण है हमारा 45 ना। आपतन कोण ये 45 है, तो परावर्तन कोण ये भी क्या होगा, 45 ही होगा। ये 45 तो ये 45। अच्छा, इधर का भी कोण, बचा हुआ कोण कितना होगा, ये अभिलंब है, इस दर्पण पर अभिलंब है, तो ये 45 हो, तो इधर भी क्या होगा, 45 ही होगा। अच्छी बात है। अच्छा, ये वाला कोण हमें अल्फा क्या करना है, निकालना है। बाबू ये रेखा समानांतर है, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं अपने सुविधा के लिए। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दिए बाबू। ये रेखा और ये रेखा समानांतर है, और इस दोनों समानांतर रेखाओं को ये तिर्यकछेदी रेखा क्या कर रही है, काट रही है। समझिएगा, ये तिर्यकछेदी रेखा काट रही है। आपको पता भी होगा, जब दो समानांतर रेखाओं को, जब इन दोनों समानांतर, आपको पता होगा जब इन दोनों समानांतर रेखाओं को ये तिर्यकछेदी रेखा इस तरह काटेगी, तो अगर ये अल्फा कोण है, ये अल्फा है, तो संगत कोण के हिसाब से ये अल्फा है, तो ये वाला भी क्या होगा, अल्फा। ये अल्फा है तो बाबू संगत कोण के हिसाब से ये वाला भी अल्फा। अगर ये अल्फा होगा तो प्रकाश की किरण बाबू किसी दर्पण पर पड़ती है, दर्पण पर पड़ के रिफ्लेक्ट होती है ना, पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, तो इधर का अल्फा और इधर का अल्फा दोनों सेम होता है, विसर्पी कोण सेम होता है। तो इधर अल्फा होगा तो ये वाला भी अल्फा। अब बाबू हमारे पास कुछ नहीं, ये 45, अच्छा ये 45 दिया था, आपतन 45 था, तो परावर्तन भी 45, ये 45 तो ये 45 और इधर भी 45। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बाबू, 45 45 45 135 डिग्री ना। अब बताइए हमारा जो स्पेशल त्रिभुज बना है उसको देख करके आप बताइए क्या स्थितियां पैदा होंगी। ये जो त्रिभुज है बाबू, जिसको हम ब्लू रंग से रंग रहे हैं, जिसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ा कम दिख रहा होगा ब्लू रंग ना जी, बट अच्छा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज में बाबू देखो, ये तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तीन कोण कौन कौन है, ये वाला है एक अल्फा, ये वाला एक है अल्फा, और बाबू ये पूरा मिला करके 135 है ना। तो ये तीनों कोण मिलके 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस, थोड़ा रंग चेंज कर रहे हैं यार, ये क्लियर है बाबू कि ये अल्फा प्लस ये अल्फा प्लस ये पूरा 135, 45 45 45, तो इस रंगे हुए त्रिभुज में वो तीनों कोणों का योग 180, तो अल्फा प्लस 135 बराबर 180। अल्फा अल्फा टू अल्फा बराबर, टू अल्फा बराबर ये 135 बाबू उधर जाएगा, तो 180 माइनस 135, तो टू अल्फा बराबर हो जाएगा वो 45 डिग्री, तो अल्फा बराबर होगा 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री पता चल गया कि हाँ अल्फा का मान होगा 22.5 डिग्री। ओके, तो बाबू दोनों दर्पणों के बीच का कोण निकल के आ गया। यही हमको अल्फा निकालना था कि दोनों दर्पणों के बीच का कोण क्या होगा, अल्फा होगा 22.5 डिग्री। ओके, अब भाई देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में बाबू ये एक दर्पण है M, इस दर्पण M पर कोई प्रकाश की किरण इस तरह पड़ रही है, मतलब इस वाले पर लंबवत दिशा में बाबू पड़ रही है, और इस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जा रही है हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इस क्षैतिज दिशा से, क्षैतिज जिसको इंग्लिश में हॉरिजेंटल कहते हैं, हॉरिजेंटल क्षैतिज। इस हॉरिजेंटल से बाबू 10 डिग्री का कोण बना के ये किरण, आने वाली किरण रिफ्लेक्ट होकर के 10 डिग्री का कोण बना के चली जा रही है। तो हमको ये हॉरिजेंटल के साथ, इस हॉरिजेंटल के साथ दर्पण कितना झुका है, यही थीटा हमें क्या करना है, निकालना है।
बाबू फिर से देखो, ये दर्पण M है, ये हॉरिजेंटल के साथ क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण पर झुका है। इस थीटा का मान निकालना है, जबकि प्रकाश की किरण इस पर आ रही है और आने के बाद से 10 डिग्री का कोण हॉरिजेंटल के साथ बना के रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अच्छा, थोड़ा सा हम एक बात ज़रूर करेंगे आपसे बाबू, अगर थोड़ा सा इस दर्पण M पर हम अगर अभिलंब खींचें तो क्या होगा, किधर होगा अभिलंब? तो इस दर्पण पर बाबू अगर अभिलंब खींचे तो ये अभिलंब यही ना होगा जी। हमने दर्पण पर हमने क्या किया बाबू, अभिलंब खींच दिया, मिरर एम पर अभिलंब खींच दिया। अभिलंब खींचेंगे तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। अब देखिए हम कहना क्या चाहते हैं बाबू, आपको पता होगा कि दो रेखाओं इसके और इसके बीच का कोण वही होता है। दो रेखाओं इसके और इसके बीच का कोण थीटा वही होता है जो दोनों पर लंबवत के बीच होता है। पढ़े हो ना कि दो रेखा के बीच का कोण इसके इसके बीच का कोण वही होगा जो इस पर लंबवत, इस वाले पर लंबवत ये, और जो इस वाले पर लंबवत, इस वाले पर लंबवत, कहीं से भी खींच दो ये। तो बाबू ये कोण जितना होगा ना उतना ही कोण ये भी होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाओ। तो इसके और इसके बीच का कोण वही होगा जो इस वाले पर लंबवत, इस वाले पर बाबू, इस वाले रेखा पर लंबवत, ये वाला है ना, इस वाले पर लंबवत, इस वाले पर लंबवत बाबू, ये वाला है ना, इस पर लंबवत, ये वाला रेखा है तो ये यानी इसके, और बाबू इस वाले पर लंबवत, इस वाले पर लंबवत कौन है, इस वाले पर लंबवत खुद अभिलंब है। तो इसके बीच का भी कोण बाबू थीटा ही होगा। ये थीटा है तो ऑटोमेटिक ये वाला भी थीटा, आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी बाबू थीटा ही होगा। बहुत अच्छा, ये थीटा तो ये थीटा, और हम जानते हैं बाबू कि ये पूरा एंगल अगर ले लिया जाए तो 90 होगा, पूरा एंगल 90, क्योंकि प्रकाश की किरण आई है लंबवत दिशा में और ये है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ तो लंबवत है ना। तो ये क्लियर है कि बाबू थीटा प्लस ये 10 मिला के 90 हो जाएगा। हम लोग भाई एकदम क्लियर कर सकते हैं कि ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, पूरा 90 होगा। तो थीटा प्लस 10 मिला के क्या हो जाएगा 90। तो इट इज़ क्लियर, थीटा प्लस 10 इक्वल टू 90। तो थीटा टू थीटा बराबर हो जाएगा 90 में से ये 10 चला जाएगा तो 80। तो थीटा बराबर बाबू हो जाएगा 40। और हमें ज़रूरत किसकी थी, थीटा की। तो थीटा यानी दोनों दर्पणों के बीच का ये कोण थीटा क्या होगा, सॉरी दोनों दर्पण कर रहे हैं यहाँ पे, हॉरिजेंटल के साथ ये दर्पण थीटा जो बना रहा है, ये थीटा का मान हो गया बाबू 40 डिग्री। तो भाई यहाँ तक ये क्वेश्चन था, आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।